हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 5 सितंबर 2022 का लेके आए हैं। आज शिक्षक दिवस भी है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा जो आर्टिकल है, इसमें एक आर्टिकल है आपका नैनो यूरिया का। ये कल के न्यूज़पेपर में था। नेक्स्ट है आपका इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो इंडिया विजिट कर रही हैं सितंबर 5 से सितंबर 8। फिर केरला का लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया है जिसका कि वहाँ पे लोकल लेवल पे जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने विरोध किया है, तो उसके प्रोविजंस और लोकपाल लोकायुक्ता को कंप्लीट उस आर्टिकल में दिया गया था, तो उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे देख लेंगे। और अगला है आपका बिहार का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस बना है, उसके बारे में देखेंगे और कुछ आंकड़े देखेंगे हम लोग डाटा जेम्स सेक्शन के अंतर्गत में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अपना पहला आर्टिकल नैनो यूरिया को लेके है। इस नैनो यूरिया में बात की गई है कि नैनो यूरिया को प्रमोट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये हमारा काफ़ी कुछ अच्छा करेगा, काफ़ी सारी बेनिफिट्स इससे होंगे, लेकिन इसकी पूरे तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई है। इसी पे द हिंदू के द्वारा रिसर्च किया गया था। उसी जो उसमें फाइंडिंग्स मिले हैं उस रिसर्च में, उसी चीज़ को इस आर्टिकल में दिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि नैनो यूरिया ये डेवलप किया गया है इफ़को के द्वारा, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है सो दैट कि हमारा जो पैकेज्ड यूरिया पे हमारी डिपेंडेंसी है उसमें कमी आए। इसको कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, लेकिन ये पूरे तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है। इसी टेस्टिंग ना होने को द हिंदू ने अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको रिपोर्ट किया है। तो नॉर्मली जो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका 3 सेशन लगता है किसी भी चीज़ का अगर आपको अप्रूवल देना है तो, लेकिन इस केस में उसको 2 पे रिड्यूस कर दिया गया है। इवन जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये फार्मर की यूरिया पे जो डिपेंडेंसी है उसको कट करेगा कि नहीं कट करेगा। अगर प्रॉमिसिंग बात, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि जो सिंगल ½ लीटर बोतल जो है नैनो यूरिया का, वो इक्विवेलेंट है जो एक बोरी होती है यूरिया की 40-45 केजी की, उसके पूरे तरीके से उसके इक्विवेलेंट है। तो 45 केजी के बदले में मात्र ये ½ लीटर की बोतल जो नैनो यूरिया है वो आपको कंपनसेट इसको कर देगा। इससे होगा क्या कि इंडिया जो है यूरिया प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बन सकता है इसकी मदद से। इससे इंडिया को कॉमर्शियली क्या फ़ायदा होगा, तो कॉमर्शियली जो है करीब 90 लाख टन यूरिया हर साल इंडिया मंगाता है, जिसका कि कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए आता है। तो इतना तो आपका फिनेंशियल सेविंग हो गया। फिर इसको आप मंगाते हैं दूसरे कंट्री से, इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेक्स की सेविंग हो जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उतना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, जैसे जो यूरिया होता है, यूरिया आप खेत में डालते हैं, डालने के बाद वो बह के बहुत सारा जो पानी के साथ बह के नियर बाई वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता है। वहाँ पे एल्गल ब्लूम आपने सुना होगा, उस टाइप का यूट्रोफिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ जो नियर बाई वाटर बॉडीज़ हैं उनमें होता है। तो उस प्रॉब्लम से निजात यहाँ पे मिल सकती है। बाकी आपका फार्मर्स इनकम, उसको भी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा, उसको भी इंक्रीज करने में मदद करेगा, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है लोकल लेवल पे प्रोडक्शन है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी बर्डन, वो चीज़ का भी चांस है कि कम हो जाएगा, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो देती है। तो ये सारे बेनिफिट्स इससे मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, एक ये चीज़ कैच है कि जो ट्रेडिशनल यूरिया हम लोग जो बोड़ी वाला यूज कर रहे हैं वो 2 स्टेज पे यूज करते हैं। एक तो अर्ली सोइंग, जो अब पहले बुआई का काम होने वाला है उस समय पे, और दूसरा जबकि क्रॉप में दाने उगने वाले होते हैं, जो रिप्रोडक्शन एज है उसका जैसे शुरू होता है तो उसके पहले ये डालना होता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको यूज किया है तो ये पाया है कि इसको पहले स्टेज में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, जो सोइंग का स्टेज है, क्योंकि इसमें बेसल नाइट्रोजन नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होता है आपका सोइंग के टाइम पे। तो इस वजह से आपका, अगर ये चीज़ बोला जाए कि हमारी पूरे तरीके से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है बोल के,
तो इस बात को काफ़ी दबा के ही बोला जा रहा है, इस बात को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होने नहीं दिया जा रहा कि हमारा जो अर्ली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वहाँ पे इस चीज़ का रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि 2019-20 में इसका फील्ड ट्रायल किया गया था और इसके बेसिस पे आईसीएआर ने बोला कि काफ़ी सारे क्रॉप्स को फ़ायदा हुआ है। जैसे अगर हम लोग ट्रेडिशनल यूरिया से नैनो यूरिया पे जब स्विच करते हैं तो इसमें पाया गया कि 7% का बेनिफिट देखने को मिला है प्रोडक्शन में। वहीं अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में अगर देखें तो जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसके साथ में यूज करने पे इसके द्वारा जो बेनिफिट था वो करीब 11% का बेनिफिट था। इसके बाद से और अभी इसका टेस्टिंग होना था, क्योंकि जनरली जो आप फर्टिलाइजर की टेस्टिंग करते हैं वो 3 क्रॉप सीजन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 क्रॉप सीजन के लिए इसको टेस्ट किया गया, तीसरे में इसको स्किप कर दिया गया है। और फाइनली जो पहला अप्रूवल, इनिशियल अप्रूवल मिलना था, ये 2021 में ही इस फर्टिलाइज़र को मिल चुका है। उसके बाद से इसको कॉमर्शियल की दिशा में आगे बढ़ाने की ओर काम किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था। और मेनली इसको यूज कैसे करेंगे, कोई भी आपका एग्रीकल्चर वाला प्रॉब्लम आता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात आती है, यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन आता है, एल्गल ब्लूम का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम लोग एज ए सॉल्यूशन दिखा सकते हैं कि आप जो है यूरिया से नैनो यूरिया की तरफ स्विच कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ये एज ए बेनिफिट होगा। फिर नेक्स्ट इसका आप दिखा सकते हैं यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आप इसका दिखा सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द अनदर टॉपिक। ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बेसिस पे है ये आर्टिकल। इसमें जो मेन आया है न्यूज में इसी वजह से आया है क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ की बांग्लादेश की शेख हसीना जी वो विजिट करने वाली हैं सितंबर 5 से सितंबर 8 तक यहाँ पे विजिट करने वाली हैं इंडिया। तो ये ब्रीफ आपको मिल जाता है कि इस रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे जो मेन एरिया अभी जो माना जा रहा है कि जो डिस्कस किया जाएगा, वो संभावना है कि सेपा पे बात हो, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जो बाइलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ये 2 बिलियन के आसपास था, जो कि बढ़ के अभी 2020-21 में 10.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है तो इससे दोनों ही कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी सारा आंकड़ा दिया है कि उनका कितना कितना फ़ायदा हो सकता है। हाउएवर दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट हियर। दूसरा पॉइंट है आपका कनेक्टिविटी को लेके। तो इंडिया जो अभी ट्राइलेटरल हाईवे आईएमटी पे काम कर रहा है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं इसमें। बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि हम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले ही जो पोर्ट एक्सेस है, पोर्ट एक्सेस इंडिया को दिया गया है मोंगला और चिटागोंग का। इससे हमारा जो कोलंबो पोर्ट और सिंगापुर जो पोर्ट था उस पर जो डिपेंडेंसी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा कमी इससे हमको मिल सकता है फ़ायदा। तो मेन एरियाज यही है जो कि डिस्कस होने की संभावना है, जिस पे बात होना चाहिए। अब हम लोग जो प्रॉब्लम एरियाज हैं जो एग्जिस्ट करते जा रहे हैं उन पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला है आपका तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। ये जो तीस्ता रिवर है काफ़ी समय से चला आ रहा है, दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट का कारण बन रहा है, क्योंकि तीस्ता वाटर जो है इस पे डिपेंडेंसी बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ का लार्ज पॉपुलेशन इस स्पेसिफिक रिवर पे डिपेंड करता है। और इसका अभी तक रिजोल्यूशन इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो उसको इनलाइन नहीं लिया गया है पूरे डिस्कशन में, और कुछ पॉलिटिकल रीजन्स भी हैं जिसकी वजह से इनलाइन नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल जो डिस्प्यूट है वो सस्टेन करता जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, एक तो आपका बाउंड्री का जो प्रॉब्लम था वो लैंड स्वैप एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था, जिसके बेसिस पे बहुत सारे एरियाज़ में इस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया। लेकिन अभी भी आसाम, मेघालय और बांग्लादेश का जो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे तीनों कंट्रीज, तीनों जो एरिया हैं जो मैच करते हैं वहाँ मिलते हैं, उसको एज ए स्मगलर रूट यूज किया जा रहा है। स्मगल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से स्मगल करके यहाँ लाई जाती हैं।
फॉर एग्जांपल आपका फेक करेंसी, आर्म्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा प्रॉब्लमेटिक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काफ़ी चीज़ों में इसका मिसयूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जब इंडिया में लाया गया था तो वहाँ के पीएम ने सजेस्ट किया था कि इसको अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन साथ में उन्होंने बोला ये भी था कि ये इनका इंटरनल मैटर है, दे कैन डू वट एवर दे फील लाइक। लेकिन जो कॉमन सिटीजन है उसमें एक निगेटिव फीलिंग इसकी वजह से जनरेट हुई है, जिसको कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो भुनाने में लगी हुई। अगला आते हैं हम लोग कि चाइनीज प्रेजेंस, वो एक दोनों कंट्री में प्रॉब्लम की बात है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना वहाँ पे पैसा लगा रहा है। इवन बीआरआई का भी पार्ट है बांग्लादेश, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या है कि जो रोहिंग्या क्राइसिस क्रिएट हुआ था म्यांमार में, वहाँ से रोहिंग्या जो पॉपुलेशन थी उठ के बांग्लादेश चली आई थी, फिर उनको शिफ्ट भी किया गया उनको सॉल्व करने का। लेकिन पूरा जो कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन निकलने की बात है तो उसमें चाइना को बांग्लादेश एज ए इंटरमीडियरी के तौर पे देख रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है म्यांमार से बातचीत करके। फिर अगला एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के बाद चाइना का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स मार्केट के रूप में उभर रहा है। तो ये चाइनीज़ प्रेजेंस थोड़ा सा इंडिया के लिए बेहतर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है किलिंग एट बॉर्डर्स। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में होता क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिश होती है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहा है, दोनों कंट्री के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पाया अभी तक। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लमेटिक इशू है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बीच में। तो इंडिया बांग्लादेश में हमारे पास इतनी ही बातें थी। तो ये आपका GS2 में जो इंडिया एंड इट्स नेबर्स, उसके अंदर में ये टॉपिक आता है। और कभी भी ये सारे टॉपिक्स, कभी भी ये सारे इश्यूज़ आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप कभी भी इससे जनरल जो आंसर है वो आप फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये है आपका केरला में जो लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके रिगार्डिंग। तो ये बिल अभी पास किया गया वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 अगस्त को। इसके हिसाब से जो चेंज लाया गया है वो ये है कि अगर लोकायुक्ता का कोई भी अनफेवरेबल डिसीजन है सीएम के अगेंस्ट, तो उसमें बोला यह गया है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी इन प्लेस ऑफ गवर्नर। पहले ये कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्नर होती थी, तो इसको चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी होने का मतलब क्या फ़ायदा होता था? इससे ये होता था कि लोकायुक्ता ने कोई केस इन्वेस्टिगेट किया, अगर उन्होंने रेकमेंड किया है कि आदमी को हटाना है, सीएम को हटाना है, तो उसमें वो रिपोर्ट करेगी गवर्नर को और बोलेगी कि आप उनको हटा दें। जैसे ही हट जाते हैं वो तो केस क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्नर को बताया गया था, लेकिन उसी को हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला गया है कि आप अब से कंपिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो ये चेंज है। तो ये जब मौका मिला है इस आर्टिकल में, तो लोकपाल का और लोकयुक्त का टोटल हिस्ट्री ही यहाँ पे बता दिया गया है, उसको एक बार जान लेना अच्छा रहेगा। जैसे ये जो टर्म आया लोकपाल, ये सबसे पहले यूज किया गया हमारा फर्स्ट ARC में, जो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बनाया गया था 1966 में। पहला बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में, आफ्टर जो रिकमेंडेशन था इसके बाद आया था, लेकिन ये बिल लैप्स कर गया क्योंकि हाउस डिजॉल्व हो गया था उसके आगे। उसके बाद फिर दोबारा लाया नहीं गया था। फिर फाइनली ये जो है अन्ना हजारे जी का मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर ये बिल दोबारा से लाया गया, 2013 में इसको पास किया गया। तो लोकपाल को मेनली एक ऐसे बॉडी के तौर पे कंसीव किया गया है जो कि करप्शन के एलिगेशन में इंक्वायरी करेगा। इसको हेड कौन करेंगे? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसको हेड करेंगे, या फिर जो रिटायर्ड जज हैं वो हेड कर सकते हैं। इसमें टोटल 8 मेंबर्स बताया गया है कि लोकपाल में 8 लोग होंगे, उसमें 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होंगे। मेन इसका 2 विंग होगा, इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग। इसका जुरिस्डिक्शन के अंदर में पीएम, मिनिस्टर, एमपीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब लोग आते हैं। तो ये बात की गई है लोकपाल एक्ट जो सेंटर का है उसके अंदर में पीएम आते हैं। जो लोकायुक्ता एक्ट है उसमें सीएम और वहाँ के मिनिस्टर वो सारे लोग आएंगे।
इन्वेस्टिगेशन ये एक बार कर लेता है, करने के बाद फिर ये स्पेशल कोर्ट में अपना केस फाइल करेगा, और जिस एक्ट के अंदर में वो केस फाइल होना है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन यहाँ पे जो शक्ति है वो डायरेक्ट लोकपाल को कोई भी इस तरीके का शक्ति नहीं है कि डायरेक्टली इसको रिमूव कर दें प्रेसिडेंट को या पीएम को, कुछ भी उनके रिकमेंडेशन वाली भी बात नहीं है कि आप इसको रिमूव करें। लेकिन जो केरला एस्टैब्लिश किया जो अपना लोकायुक्ता 1999 में, इसके अंदर में ये प्रोविज़न डाला गया कि जो सीएम के अगेंस्ट अगर कुछ इस तरीके का या गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से आता है तो उनका रिमूवल किया जा सकता है। उसी चीज़ को इसमें सुधारा गया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस मूव का? हम लोग इम्प्लीकेशन देख रहे हैं इस चीज़ का कि जब जो लोकायुक्ता है जो बॉडी है उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप इनको रिमूवल के लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता सकते हैं कि इनका रिमूवल किया जाए। तो इसमें जो पहली बात है कि जो लोकायुक्ता है वो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है जिसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को रिजाइन करने के लिए फोर्स करें या डायरेक्ट करें। सिर्फ इनका काम जो है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट सबमिट करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कंप्लीट किया, आप अपना रिपोर्ट दें। दूसरी बात यह है कि जो सीएम या मिनिस्टर होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अलग से किसी एक्सटर्नल प्रेशर की गवर्नर के ऊपर कोई बात नहीं की गई। जो बेसिक क्लाउज है आपका रिमूवल ऑफ सीएम का, वो क्लाउज आपका लॉस्ट मेजोरिटी इन दी हाउस, उन्होंने अपना जो मेजोरिटी है, मत है, वो उन्होंने खो दिया है हाउस में। अगर ये चीज़ हाउस में प्रूफ होना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। ये चीज़ आपका सरकारिया कमीशन के टाइम पे ही आया था कि जब तक मेजोरिटी नहीं है तब तक मेजोरिटी नहीं होने के केस में ही आपको हटने के लिए बोला जाएगा, अदरवाइज आप सीएम बने रहेंगे। दूसरा क्लाउज ये है कि आप जब मेंबर ही नहीं रहते हैं हाउस के, और स्पेशली उस कंडीशन में जो कि आपको कन्विक्ट किया गया है किसी क्रिमिनल केस में जहां की आपको इम्प्रिजनमेंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा आपको मिल रही है, तो वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको सीएम पद से भी हटा दिया जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के द्वारा जो रिमूवल का सजेशन दिया जा रहा है, ये तो सीधा सीधा आपका संविधान का ही वायलेशन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव बॉडी को कहाँ से पावर मिल गया? इस तरीके की शक्ति तो उसको मिला नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस से शिफ्ट किया जाना ये एक अच्छा कदम है, जैसा कि इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि ज़रूरत है उसको भी चेंज करने की, उस पर भी स्क्रूटनी की जा सकती थी। जैसे वहाँ का जो केरला का लोकायुक्त एक्ट है उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ऑफिस बियरर हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर में रखा गया है, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस बियरर हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। तो जब बॉडी ही बनाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक्ट के अंतर्गत आप ये बताएंगे कि कौन आदमी किसी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसकी आप इंक्वायरी करेंगे, तो फिर अलग से आप किसी को कैसे ऐड कर ले सकते हैं? जो कि आपका बेसिस है एक्ट है उसमें ही वो चीज़ नहीं है। फिर तो नेक्स्ट क्या है, इसमें यह चीज़ बोला गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो लोकायुक्ता के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक्शन लेगा, और अगर लोकायुक्ता को लगता है कि जो एक्शन लिया गया है वो सेटिस्फैक्टरी है तब ये केस जो है लोकायुक्ता के द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि चूंकि ये एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है तो ये केस कैसे क्लोज करेगा, क्योंकि ये तो क्रिमिनल केस के अंतर्गत में आता है, वो काम तो अपना कोर्ट का है, तो कोर्ट के पास मामला गए बिना इस चीज़ को कैसे क्लोज किया जा रहा है? तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसमें यही 2 और चीज़ें हैं जिसमें कि सुधार की आवश्यकता है जो कि आर्टिकल में दिया गया था। तो इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें थी। लोकपाल लोकायुक्ता, इसको आप लोगों ने रफली थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया आप लोग को इससे मिल गया कि क्या है क्या नहीं है। इसका डिटेल्ड आप जो है इसका स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत जी की जो किताब है उसमें भी जाके आप पढ़ सकते हैं, बट बेसिक जो करंट है जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे
डिस्कस मैंने कर लिया है। तो इस आर्टिकल में इतना है, हम लोग आगे आते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है इसमें यह है कि ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, आज का न्यूज़पेपर है। इसमें यह चीज़ बताया गया है कि बिहार में जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि पेपरलेस हुआ है वो है सहरसा। यहाँ के डीएम आनंद शर्मा जी ने इस फीट को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। इसमें इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को कम्प्लीटली पेपरलेस कर दिया है और ये चीज़ फिक्स कर दिया है कि किसी भी लेवल पे कोई भी फाइल 3 दिन से ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हैं आप। 3 दिन में आप उसको रिजॉल्व करें, आगे फॉरवर्ड करें। यहाँ जो डीएम साहब थे आनंद शर्मा जी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सीखा था। ये चीज़ जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पटना है, जो पहला डिपार्टमेंट बना था पेपरलेस होने की दिशा में, वहाँ पे जब ये काम कर रहे थे तब उन्होंने इस चीज़ को सीखा था। इससे फ़ायदे की अगर बात करें तो फ़ायदा इसका काफ़ी सारा फ़ायदा मिल रहा है कि आपका डीजल और फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो फार्मर्स को मिलना होता है वो इससे स्पीडअप किया जा सकता है, क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन है, इजीली सब कुछ चेक किया जा सकता है, उसको आगे बताया जा सकता है। फिर फाइल कहाँ पे है इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। किसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपको क्लियर कट पता है कि यहाँ पे फाइल रुकी है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यूज करने का जो ईजीनेस है, कितना आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। फिर आपको कौन सा फाइल आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, गोपनीय रखना है, तो उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। इंक्रिप्शन के टेक्निक्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इसको हाइड करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है ये ईज ऑफ गवर्नेंस वो ऐड करता है, क्योंकि आपको ऑफिस रन करने के लिए ऑफिस में होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी ऑफिस का ये काम, कोई फाइल है तो उसको आप वहाँ से भी बैठ के आप अप्रूव कर सकते हैं। तो यही सारा फ़ायदा है। इसको आप जो है गवर्नेंस मॉडल के तौर पे कहीं पे यूज कर सकते हैं, या फिर ई टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप एज ए एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हैं इसको। तो इस वाले टॉपिक में इतना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा अगला सेक्शन डाटा जेम्स में। तो डाटा जेम्स में पहला डाटा है आपका कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर 3500 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया गया है एनजीटी के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ का जो वेस्ट जनरेशन और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा गैप था, जनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा, उसके मुकाबले जो ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्वांटम बहुत ही कम हो रहा था। तो ये बॉडी जो इम्पोज कर रही है फाइन को वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जो आपका टॉपिक है GS2 के अंतर्गत में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बॉडी का कैसा फंक्शनिंग चल रहा है, या फिर इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं फिर भी इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल कई बार जो है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज़ या उनके रिगार्डिंग बात किया गया है, कई बार उनके बारे में उस चीज़ को पूछा गया है। CAG के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में पूछा जा सकता है, चाइल्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनकी फंक्शनिंग को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनजीटी इज ऑल्सो इन द लाइन। अगला डाटा हम लोग देखते हैं कि NCRB का आंकड़ा दिया गया कि जो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु हुई वो 2021 में 1.55 लाख पर्सन ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। अगर इसको डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो डेली वाइज 426 लाइफ्स जो कि खो गई ड्यू टू रोड क्रैशेस। पर घंटा देखें तो 18 लाइफ्स हर घंटे भारत ने खोआ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। इसी रिपोर्ट में सुसाइड डेथ्स की बात भी की गई थी। इसमें बोला गया कि 2021 में भारत ने 1.64 लाख सुसाइड केसेस रिपोर्ट किए गए। ये आंकड़ा 1.53 लाख था 2020 में। तो कैसे 2020 से 21 के बीच में जो सुसाइड का रिकॉर्डेड आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो हम लोग दिखा सकते हैं। अगला आंकड़ा है आपका इंडिया का ट्रेड डेफिसिट को लेके। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो है आपका बढ़ गया है काफ़ी, और ये बढ़ने का जो जगह है वो है आपका
अगस्त 2021 है, जनवरी 21 ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। अगस्त 2021 में जो हमारा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था वो था 11.71 बिलियन डॉलर, जो कि आपका अगस्त 2022 में 28.68 डॉलर हो चुका है। तो इसको आप जनवरी को हटा के अगस्त कर लीजिएगा, उसको मैं अभी जो पीपीटी शेयर करूंगा उसमें मैं फिर ठीक करके इसको करूंगा। तो इसमें यही चीज़ था। तो कैसे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ट्विन डेफिसिट जो है हमारे कंट्री को इकोनॉमी के लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। एक आपका फिजिकल डेफिसिट, ये आपका दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का ही पार्ट है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो रहा है जनरली, हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ा है, और जो एक्सपोर्ट है वो मार्जिनली थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस आंकड़े को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज का आंकड़ा हमारे पास ये सारा कुछ आर्टिकल यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको इसका पीपीटी अगर डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।